नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पटवार भर्ती तथा हाईकोर्ट भर्ती के अंदर हिंदी की सब्जेक्ट भी आ रही है। आज से आपको हिंदी पढ़ाएंगे मनीष सिंदोरिया जी। मनीष सिंदोरिया जी की अपनी संस्था में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंदोरिया द इंजीनियर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, हिंदी हमारी जो मातृभाषा भी मानी जाती है, राष्ट्रीय भाषा भी मानी जाती है। इसलिए हम सभी भारत में हिंदी का अधिकतर वाचन करते हैं। इसलिए हमको हिंदी बहुत ज़्यादा सरल लगती है, क्योंकि हम इसको बोल भी सकते हैं और इसको सुन के समझ भी सकते हैं। लेकिन हिंदी जो है, हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं अपने एग्ज़ाम में, वो हिंदी व्याकरण से आते हैं। उनसे हमारी बोलचाल की भाषा का कोई भी संबंध नहीं होता। इसलिए हमें हिंदी व्याकरण पर ध्यान देना चाहिए कि हिंदी व्याकरण में से हमारे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम केवल सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस हमको समझ में आ जाते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, ये सारी बातें हमको समझ में आती है। लेकिन हमको देखना ये है कि हम किस प्रकार से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें यदि हम हिंदी की, तो हमारा सब्जेक्ट है भाई हिंदी। अब बात करें यदि हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द के ऊपर हमारे सीधा सट लगाया होता है सामान्य हिंदी। हमारे सीधा लगाया होता है सामान्य हिंदी लगाया रखा है। अब सामान्य हिंदी में वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। हालांकि आपके टॉपिक दिए हुए होते हैं, वर्ण हुआ, आपके संधि हुआ, समास हुआ, शब्द हुआ, वाक्य हुआ, पर्यायवाची विलोम शब्द आदि वगैरह दे रखे होते हैं। लेकिन हमको देखना ये है कि आते क्वेश्चन कहाँ से। जब उसने आपके ये लगा रखा है सामान्य हिंदी, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो ये जो हिंदी जो शब्द है, ठीक है, हिंदी शब्द के ऊपर दोस्तों 5 क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी शब्द के ऊपर कितने क्वेश्चन बनते हैं? 5 क्वेश्चन बनते हैं, जिनको अधिकतर स्टूडेंट जो हैं गलत करके आते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को छेड़ते ज़रूर हैं, चाहे उन्हें आए चाहे उन्हें नहीं आए। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से है? ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन वो करता ही क्या है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से है। उसके ऑप्शन होते हैं, ए संस्कृत, बी फारसी, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हिंदी में अधिकतर जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। इसलिए अगर विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं भी है, तो भी वो इस क्वेश्चन को करके आएगा और वो इसका आंसर करके आते हैं। 90% स्टूडेंट जो है इसका आंसर संस्कृत करके आते हैं। कुछ जो स्टूडेंट है जो पढ़ के जाते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, वो इसका आंसर फारसी करके आते हैं। जबकि ये दोनों ही आंसर क्या हैं? गलत हैं। इसका सही आंसर होता है अपभ्रंश। अगर आपको ऑप्शन में अपभ्रंश नहीं दे रखा, तो आपका फर्स्ट आंसर होता है अपभ्रंश। अगर ऑप्शन में अपभ्रंश नहीं है, तो सेकंड आंसर होता है प्राकृत। प्राकृत भी नहीं है, तो थर्ड आंसर फिर आता है आपका संस्कृत। ठीक है, इस प्रकार के ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या करते हैं, यानी कि व्यक्ति ये भी मान लेता है कि मेरा क्वेश्चन सही है, जबकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं? गलत होते हैं, जिससे हम कह देते हैं यार पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये वो क्वेश्चन है जो आपको महसूस कराते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, हकीकत में तो ये है कि आपका पेपर क्या हुआ है? खराब हुआ है, इसलिए आपका नंबर नहीं आया। तो हम इन 5 क्वेश्चनों की बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चनों की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से नहीं है। थर्ड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। और चौथा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, या फिर हिंदी भाषा का उद्भव जो है किस लिपि से माना जाता है। पांचवा, अब सभी जानते हैं आपकी हिंदी की जो लिपि है वो होती है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो है उसके बारे में फिर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि देवनागरी जो लिपि है उसका उद्भव किस लिपि से होता है। तो ये 5 क्वेश्चन होते हैं, हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर सीधा सीधा 5 क्वेश्चनों को रटा जाए
तो रटने से दिक्कत ये है कि रटने की जो चीज़ होती है, आप सप्ताह भर, 2 सप्ताह, 1 महीना याद रख लेंगे, उसके बाद में आप उसे भूल जाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि हिंदी जो भाषा है वो बनी कैसे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्वप्रथम विश्व में हिंदी भाषा नहीं थी, तो इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी भाषा बनी कैसे। सर्वप्रथम क्या था? सर्वप्रथम विश्व में, पूरे विश्व में 30,000 भाषाएं चलती थी। सर्वप्रथम पूरा जो हमारा विश्व था उसमें कितनी भाषाएं चलती थी? 30,000 भाषाएं चलती थी। ये जो 30,000 भाषाएं थी, इनको 13 भाषा परिवारों में बांटा गया था। 30,000 जो भाषाएं थी, इनको 13 भाषा परिवारों में बांटा गया था। 13 भाषा परिवार से तात्पर्य यह है कि भाषा परिवार हम किसे कह सकते हैं कि एक क्षेत्रफल निश्चित कर दिया जाता था, कोई ना कोई क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र को निश्चित कर दिया। अब उस क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं बोली जाएंगी वो उसी भाषा परिवार के अंतर्गत आती थी। यानी पूरे विश्व में कितने क्षेत्र बना रखे थे? 13 क्षेत्र बना रखे थे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपने राजस्थान है, राजस्थान का अपना क्षेत्रफल निश्चित है। अब राजस्थान के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत तो मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, ढूंढानी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है, शेखावाटी बोली जाती है, तोरावाटी बोली जाती है। लेकिन यदि आप कहीं पर भी इनमें से कोई सी भी भाषा बाहर जाकर बोलेंगे तो वो ये नहीं बोलेगा तोरावाटी बोल रहा है, शेखावाटी बोल रहा है, ढूंढानी बोल रहा है, वो सीधा बोलेगा राजस्थानी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है आपका, उसके अंतर्गत सभी बोलियां बोली जाती हैं। इसी प्रकार एक क्षेत्रफल निश्चित कर दिया जाता था, उस क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं बोली जाती थी उन सभी को किसके अंतर्गत माना जाता था? उसी भाषा परिवार के अंतर्गत माना जाता था। ये जो 13 भाषा परिवार थे, इनमें से एक भाषा परिवार का नाम था भारोपीय भाषा परिवार। तेरह जो भाषा परिवार थे दोस्तों, इनमें से एक का नाम क्या था? भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार का मतलब ही क्या होता है कि भारत प्लस यूरोप, यानी भारत और यूरोप का जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत जितनी भी भाषाएं बोली जाती थी वो सभी किसके अंतर्गत आती थी? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती थी। लेकिन आगे चलकर ये जो भारोपीय भाषा परिवार था, ये आगे चलकर 2 शाखाओं में बट गया। एक शाखा को नाम दिया गया सतम और एक शाखा को नाम दिया गया केतुम। एक शाखा को नाम दिया गया सतम और एक शाखा को नाम क्या दिया गया? केतुम। हमारा जो दोस्तों हिंदी का जो संबंध है वो है सतम शाखा से। हिंदी का जो संबंध है वो किससे है? सतम शाखा से। ये जो सतम शाखा थी, इससे आगे चलकर 3 भाषाओं की उत्पत्ति हुई। दरद भाषा, ईरानी भाषा और एक थी आर्य भाषा। 3 भाषाओं की उत्पत्ति हुई, दरद भाषा, ईरानी भाषा और आर्य भाषा। सबसे पहले बात करें हम दरद भाषा से, भाई इससे भी आगे चल के भाषाओं की उत्पत्ति होगी, जैसे अरबी हुई, फारसी हुई, उर्दू हुई, ईरानी हुई, इराकी हुई, अफगानिस्तानी हुई। आर्य भाषा से संस्कृत भाषा हुई और अपनी हिंदी वाली जितनी भी भाषाएं सभी किससे बनती हैं? आर्य भाषा से। हमारा जो हिंदी का संबंध है वो किससे है? आर्य भाषा से। आर्य भाषा का मीन्स ही क्या था? आर्य लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसको किस नाम से जाना जाता था? आर्य भाषा के नाम से जाना जाता था। आर्य किसको कहा जाता है? हमारे जो भारत में रहते थे, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको आर्य बोला जाता था। इसलिए भारत को भी आर्यव्रत भी कहा जाता है कि जहाँ पर आर्य लोग रहते हैं। यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसको आर्य भाषा बोला जाता था। ये जो आर्य भाषा थी, ये वैसे वास्तविक जो भाषा थी उसको नाम देते हैं वैदिक संस्कृत। आर्य जो लोग हैं वो कौन संस्कृत बोलते थे? वैदिक संस्कृत। यानी कि वेदों में, ब्राह्मणिक ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में, उपनिषदों में जो संस्कृत लिखी हुई है वो कौन संस्कृत है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को बोलने में लोगों को कठिनाई उत्पन्न होने लगी, क्यों? वैदिक शब्द जो थे 2-2 लाइन के एक शब्द होता था, यानी संधि समास वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो लोगों को शब्दों को बोलने में कठिनाई उत्पन्न होती थी। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ही हमको किसी शब्द को बोलने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो हम उसको थोड़ा सा चेंज करके बोल देते हैं। ऐसे ही वैदिक शब्दों को जब बोलने में लोगों को कठिनाई उत्पन्न होने लगी तो उन्होंने शब्दों को धीरे धीरे चेंज करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे धीरे धीरे शब्दों को चेंज किया, तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे शब्दों को चेंज करते जाते हैं तो एक नई भाषा की उत्पत्ति हो जाती है। तो वैदिक संस्कृत से एक नई भाषा बनी जिसको नाम दिया गया लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से एक नई
संस्कृत बनी कौन सी? लौकिक संस्कृत। यानी आज हमारे जो स्कूल वगैरह में चलती है, आज हम जो संस्कृत बोलते हैं वो कौन संस्कृत है? लौकिक संस्कृत। ठीक, तो लौकिक संस्कृत पहले थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से कौन सी भाषा बनी जब शब्दों को चेंज किया गया? लौकिक संस्कृत। आपने देखा भी होगा कि जैसे आज मैं बोलूँ अहम ग्रहम गच्छामि, तो आपको चाहे लकार का नहीं पता हो, वचन का नहीं पता हो, आपको इतना पता होता है कि घर जाने की बात कर रहा है। ठीक, लेकिन वैदिक जो संस्कृत है उसमें इतना भी समझ में नहीं आता था। आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग जब मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमको केवल वो मंत्र सुनाई देते हैं, हमको उनका अर्थ पता नहीं होता, हमको उनका कोई भी अर्थ नहीं पता होता, क्योंकि वो कौन संस्कृत है? वैदिक संस्कृत। तो जब वैदिक संस्कृत को बोलने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी तो एक नई भाषा बनी, जिसको किस नाम से जानते हैं आज? लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। जब लौकिक संस्कृत को बोलने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी तो एक नई भाषा की उत्पत्ति हुई, जिसको आज जाना जाता है प्रथम प्राकृत भाषा। प्रथम प्राकृत भाषा। दोस्तों इसी का दूसरा नाम था पाली भाषा। चाहे आप प्रथम प्राकृत भाषा बोलते हैं या पाली भाषा। जब संस्कृत, लौकिक जो संस्कृत है उसको बोलने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी तो एक नई भाषा बनी, जिसको किस नाम से जाना जाने लगा? प्रथम प्राकृत भाषा या पाली भाषा। प्रथम प्राकृत भाषा या पाली भाषा से एक नई भाषा की उत्पत्ति हुई, जिसको नाम दिया गया द्वितीय प्राकृत भाषा। द्वितीय प्राकृत से एक नई भाषा की उत्पत्ति हुई, नाम दिया गया तृतीय प्राकृत भाषा। दोस्तों ये जो तृतीय प्राकृत भाषा है, इसी का दूसरा नाम था अपभ्रंश भाषा। तृतीय प्राकृत भाषा या अपभ्रंश भाषा। ये जो अपभ्रंश जो भाषाएं थी, ये 7 प्रकार की भाषाएं थी। अपभ्रंश जो भाषाएं थी, कितने प्रकार की भाषाएं थी? 7 प्रकार की भाषाएं थी। अपभ्रंश का मतलब होता है मिलीजुली। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? मिलीजुली। या अगर देशज शब्द हम इसका लेते हैं तो खिचड़ी, खिचड़ी जैसे मिलजुल कर बनती है, उसी प्रकार से यानी मिलीजुली जो भाषा थी वो कौन सी थी? अपभ्रंश भाषा। क्योंकि ये भाषाएं कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की भाषाएं थी। ये जो 7 प्रकार की भाषाएं थी, इन 7 प्रकार की भाषाओं में से 3 भाषाओं को लिया गया। एक का नाम था सौरसेनी, एक का नाम था मागधी और एक का नाम था अर्धमागधी। तीन भाषाओं को लिया गया, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। सौरसेनी के शब्दों को लिया गया, मागधी के शब्दों को लिया गया और अर्धमागधी के शब्दों को लिया गया। तीनों भाषाओं में से शब्दों को ले लिया गया और एक नई भाषा की उत्पत्ति की गई, जिसको आज किस नाम से जाना जाता है? हिंदी भाषा के नाम से जाना जाता है। जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं। यानी हमारी हिंदी जो भाषा है, इसकी उत्पत्ति 3 अपभ्रंश भाषाओं से हुई है, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। इसके बावजूद कितनी भाषाएं बच गई? इसमें 4 भाषाएं और बच गई, जो हैं केकय, लहंदा, सिंध और ब्राचर। ठीक है, उनसे लेकिन हिंदी की उत्पत्ति नहीं है। हिंदी की उत्पत्ति हमारी 3 भाषाओं से है, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। तीनों भाषाओं के शब्दों को लिया गया और एक नई भाषा बनाई गई, जिसको नाम क्या दिया गया? हिंदी भाषा नाम दिया गया। अब देखिए सर क्वेश्चन, अब देखिए आप क्वेश्चन, मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, जो मैंने पहला आपको क्वेश्चन बताया था वो बताया था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से है? मैंने आपको ऑप्शन भी दिए थे जब पहले वीडियो स्टार्ट किया था, कि पहले ऑप्शन में मिलता है, एक ऑप्शन में यानी कि संस्कृत मिलेगा, एक में प्राकृत, एक में आपको फारसी और एक में अपभ्रंश मिलेगा। अधिकतर स्टूडेंट आंसर क्या कर देते हैं? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे है? संस्कृत भाषा से। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर हिंदी भाषा बन रही है, यहाँ पर कोई भी संस्कृत भाषा है क्या? कोई जब संस्कृत भाषा है नहीं तो संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति नहीं है। यानी हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई? किससे हुई है उत्पत्ति? सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से जब उत्पत्ति हुई है, और इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है? अपभ्रंश भाषा के नाम से। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? अपभ्रंश आंसर होना चाहिए था।
यदि हमें ऑप्शन में अपभ्रंश आंसर नहीं मिलता है, यदि हमें ऑप्शन में अपभ्रंश आंसर नहीं मिलता है तो फिर ऑप्शन में उसने प्राकृत आंसर दे रखा होगा। सेकंड आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्राकृत। अगर ऑप्शन में हमको अपभ्रंश ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऑप्शन क्या मिलेगा फिर? प्राकृत। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश जो भाषा है इसका नाम क्या है? तृतीय प्राकृत भाषा। यानी प्राकृत जो भाषाएं थी इनको 3 भागों में बांटा गया था, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत को पाली भी कहा जाता था, तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश भी कहा जाता था। तो दूसरा हमारा आंसर ही क्या होता है? प्राकृत। अगर प्राकृत ऑप्शन में नहीं मिले तो हम किस पर आएंगे फिर? संस्कृत पर आएंगे। नहीं, सीधा सीधा आंसर हमको संस्कृत नहीं करना है। सेकंड इसका जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से नहीं है? कि हिंदी जो भाषा है हमारी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से नहीं है? वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब हमको दोस्तों ये याद रखना है कि हमारी जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो कितनी भाषाओं से हुई है? 3 भाषाओं से हुई है, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। यानी कि 3 जो ऑप्शन है उन 3 ऑप्शनों में तो एक में आपको मिलेगा सौरसेनी, एक में आपको मिलेगा मागधी और एक में आपको मिलेगा अर्धमागधी। एक चौथा और ऑप्शन मिलेगा जिसमें ब्राचट भी दे सकता है, केके भी दे सकता है, लहंदा भी दे सकता है। ठीक है, वो आंसर अपन को क्या करना है? सही करना है। क्योंकि ये कितने प्रकार की भाषाएं हैं? 7 प्रकार की, जिनमें से केवल हमने कितने को लिया है? केवल 3 को। अभी 4 बची हुई हैं, इसलिए हम इसका सही आंसर नहीं बता सकते कि कौन सा वो दे दे। हाँ, इसका सही आंसर हमको पता हो सकता है, क्योंकि 3 ऑप्शनों में आपको तो केवल ये याद रखना है कि 3 ऑप्शन क्या मिलेंगे? सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। चौथा जो भी ऑप्शन होगा वो ही सही आंसर होगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से और घुमा देता है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से है। मान लीजिए ये ऑप्शन आपको नहीं मिले तो आपको ऑप्शन कैसे देगा? एक ऑप्शन में सौरसेनी, सेकंड ऑप्शन में मागधी, थर्ड ऑप्शन में अर्धमागधी और फोर्थ ऑप्शन देगा उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी, कि इन सभी से क्या हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और जब क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से नहीं है, तो किस भाषा से नहीं है? यानी कि 3 भाषाओं से है, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। चौथी हमारी जो भी भाषा होगी उससे हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है? अब हमको केवल हिंदी शब्द की उत्पत्ति बतानी है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन केवल एक ही शब्द का फर्क है। यहाँ पर मैंने लिखा है भाषा और यहाँ पर मैंने लिखा है शब्द, और सारे की सारा क्वेश्चन वैसे है। हिंदी तो हिंदी, सभी में की है। उत्पत्ति, उत्पत्ति किस किस, भाषा, भाषा, से नहीं, वो सॉरी से है। ठीक, यानी केवल एक चीज़ इनमें दोनों में केवल एक अंतर है, यहाँ तो भाषा लिखा हुआ है और यहाँ शब्द लिखा हुआ है। दोनों के आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर वो पूछना चाहता है हिंदी भाषा, यानी कि हिंदी भाषा जितने हम जो भी हिंदी भाषा बोल रहे हैं, जितने भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो हिंदी भाषा के जो शब्द हैं वो कहाँ से आए हैं? तो वो तो कहाँ से आए हैं? अपभ्रंश भाषाओं से आए। और यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? हिंदी शब्द। अब उसको हिंदी बोलने से मतलब नहीं है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो केवल हिंदी ये जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कूप किस भाषा का शब्द है, आप बता देंगे संस्कृत का शब्द है। मैं पूछ लूँ कुआं किस भाषा का शब्द है, आप बता देंगे हिंदी का शब्द है। मैं आपसे पूछ लूँ तूफान किस भाषा का शब्द है, आप बता देंगे भाई विदेशी शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये केवल क्या पूछना चाह रहा है? हिंदी शब्द किस भाषा का है या उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी जो शब्द है ये है भाई फारसी भाषा का। ये किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। देखिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, इधर आ जाइए। मैंने यहाँ पर आपको बताया था जब भारोपीय भाषा परिवार था, इसकी 2 शाखाएं बनी थी, सतम और केतुम। सतम शाखा थी और केतुम शाखा थी। सतम शाखा से उत्पत्ति हुई थी दरद, ईरानी और आर्य भाषा की।
दरद भाषा मैंने आपको बताया था। अब जैसे हम वर्तमान स्वरूप में देखते हैं तो वर्तमान स्वरूप में ये मान लीजिए हमारा हिंदुस्तान है या ये हमारा भारत है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से पूर्व वैदिक जब संस्कृत बोलते थे, ठीक है, ये तो अपना वर्तमान भारत है, ठीक है। इससे पहले जो था, पहले क्या था, इधर हम आर्य लोग भी रहते थे और इधर फारसी लोग भी रहते थे। इस समय की बात करता हूँ दोस्तों मैं कि यहाँ पर जब ये आर्य भाषा चलती थी हमारे, यानी कि वैदिक संस्कृत चलती थी, और मैंने आपको बताया था दरद जो भाषा थी इससे आगे चलकर और भाषाओं की उत्पत्ति हुई। तो आर्य भाषा बोलने वाले लोग और फारसी बोलने वाले लोग दोनों यहाँ पर रहते थे। आपने दोस्तों अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा भारत के उत्तर में एक सिंधु नदी बहती है। भारत के उत्तर में एक क्या बहती है, सिंधु नदी बहती है। सिंधु जो नदी है, अब यहाँ पर फारसी लोग और आर्य लोग भी, यहाँ पर था रेगिस्तान वाला एरिया, तो फसल अधिक नहीं होती थी और पहले धन संपदा वगैरह का केवल एक ही साधन था, फसल। अगर फसल होगी तो ही आप पशुओं को चारा खिलाएंगे, तो ही आपके पास पशु रहेंगे, अगर फसल नहीं है तो कोई नहीं। यहाँ पर ये जो है जहाँ हम वर्तमान में रह रहे हैं, ये जो यानी कि ये जो इलाका है, ये मैदानी जो भाग था ये नदियों से परिपूर्ण था और इसमें फसल अच्छी हो सकती थी। लेकिन इसमें इधर आने के लिए इस सिंधु नदी को पार करना पड़ता था, जो कि क्या माना जाता था उस समय, असंभव माना जाता था। जो उस समय क्या माना जाता था भाई, असंभव, क्योंकि उस समय सिंधु नदी अपने इतने तेज प्रभाव से बहती थी कि इसको पार करने की कोई सोचता नहीं था। लेकिन हमारे जो आर्य जो लोग हैं, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, इन्होंने कोशिश की और इस सिंधु नदी को पार कर दिया। इस सिंधु नदी को पार करके यहाँ आकर रहने लग गए, यानी कि वर्तमान में हम जहाँ पर रह रहे हैं। तो हमारे आर्य जो लोग हैं उन्होंने इस सिंधु नदी को पार किया और इधर आकर रहने लगे। जैसे वो इधर आकर रहे, इधर कौन बच गए, फारसी लोग बच गए। अब ये जो फारसी लोग हैं, हम इधर आ गए आर्य लोग, ठीक है। ये जो फारसी जो लोग हैं ये हमको कहना तो चाहते थे सिंधु, फारसी जो लोग हैं ये हमको कहना क्या चाहते थे भाई, सिंधु कहना चाहते थे। सिंधु का मतलब सिंधु के पार रहने वाले, ये हमको कहना क्या चाहते थे, सिंधु। सिंधु का मतलब सिंधु के पार रहने वाले। लेकिन फारसी जो भाषा है इसमें से को है बोला जाता है। फारसी जो भाषा है इसमें से को क्या बोला जाता है बोला जाता है। तो ये हमको कहना तो चाहते थे सिंधु, यानी सिंधु के पार रहने वाले, लेकिन से को क्या बोलते थे, है बोलते थे, इसलिए कहने क्या लग गए, हिंदू कहने लग गए। अब हिंदुओं के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, हिंदी भाषा नाम दे दिया, क्योंकि कहना तो चाहते थे सिंधी भाई। जैसे अपन को ये सिंधु कहना चाहते थे, ऐसे इस भाषा को क्या कहना चाहते थे, सिंधी भाषा कहना चाहते थे। लेकिन से को क्या बोलते थे, है बोलते थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया, हिंदी। इसी प्रकार हम जिस स्थान पर रहते हैं इसको ये कहना तो चाहते थे सिंधुस्तान, यानी सिंधु के पार वाला जो स्थान है वो क्या होगा, सिंधुस्तान। लेकिन बोलते क्या थे, से को है बोलते थे, इसलिए बोल क्या देते थे, हिंदुस्तान बोल देते थे। तो हिंदी शब्द हो, चाहे हिंदू शब्द हो, चाहे हिंदुस्तान शब्द हो, सभी किस भाषा के शब्द हैं भाई, फारसी भाषा के शब्द हैं। अब चाहे वो आपसे हिंदी शब्द पूछे, चाहे हिंदू शब्द पूछे, चाहे हिंदुस्तान शब्द पूछे, सब किस भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के। क्योंकि ये आए कहाँ से हैं, फारसी से, क्योंकि फारसी में से को क्या बोला जाता था, है। उत्पत्ति, हिंदू जो शब्द है या हिंदी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति का कारण क्या माना जाता है, सिंधु नदी मानी जाती है। क्योंकि सिंधु नदी को पार करने के कारण ही फारसी लोग हमको क्या कहने लगे थे, सिंधु, यानी सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे थे। आप देखेंगे भी, अगर जैसे आप थोड़ा सा भी चलेंगे तो आप देखेंगे, आप इधर चल जाइए हरियाणा साइड, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा है इसको से बोला जाता है। हरियाणा में से है को क्या बोला जाता है, से। अगर मान लीजिए आप किसी हरियाणा का कोई विद्यार्थी है, उससे अगर आप पूछते हैं कि आपके पास पेन है क्या, ठीक है, तो वो ये नहीं बोलेगा है, वो बोलेगा से, ठीक है। अगर इसी बात को अगर आप कोई राजस्थान या और कहीं के, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं के भी विद्यार्थी से पूछेंगे कि आपके पास पेन है क्या, तो वो क्या बोलेगा, है। अब उसका जो से बोल रहा है उसका मतलब भी क्या हुआ, है ही है, लेकिन वहाँ पर है का उच्चारण किसके रूप में किया जा रहा है, से के रूप में किया जा रहा है। जैसे हम लोग राजस्थान के लोग हुए, मध्य प्रदेश, यूपी के लिए लोग हुए, हम बोलते हैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। वहाँ का जो विद्यार्थी होगा वो बोलेगा आ रो सू, आ रहा सू, यानी सू का मतलब ही क्या है उसका, हूँ ही तो है, यानी कि वो क्या बोल रहे हैं, है को से बोल रहे हैं। इसी प्रकार फारसी भाषा में से को क्या बोला जाता
है बोला जाता है। क्लियर बात। तो हिंदी जो शब्द है वो, हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से मानी जाती है? फारसी भाषा से मानी जाती है। चौथा जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी जानते हैं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और पांचवा जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से है? कि देवनागरी जो हमारी जो लिपि है इसका उद्भव जो है वो किस लिपि से है। काफ़ी में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, काफ़ी क्वेश्चनों में एग्जामों में सीधा पूछा गया देवनागरी लिपि किस लिपि से बनी है, या देवनागरी लिपि का उद्भव या उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम विश्व में दो लिपियाँ चलती थी, एक का नाम था ब्राह्मी लिपि और एक का नाम था खरोष्टी लिपि। एक का नाम था ब्राह्मी लिपि और एक का नाम था खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी जो लिपि थी वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी जो लिपि थी कैसे लिखी जाती थी? बाईं से दाईं ओर। जैसे हम इस प्रकार से लिख रहे हैं तो ये मेरा कौन सा हुआ? बायां, और ये मेरा हो गया दायां। तो यानी कि इधर से लिखना स्टार्ट करूंगा बाएं से, और किधर की साइड जाऊंगा? इधर दाएं की ओर। और खरोष्टी जो लिपि थी उसमें दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, यानी इधर से लिखना स्टार्ट करूंगा और किधर जाऊंगा? बाएं की ओर जाऊंगा। अब आप बताइए, आप देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं? बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है वो कौन सी लिपि है? हमारी ब्राह्मी लिपि। वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी जो लिपि है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ये जो 5 क्वेश्चन है, अगर अच्छा आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिंदी के वर्तमान स्वरूप में आने में कितना समय लगा, हिंदी के वर्तमान स्वरूप में आने में कितना समय लगा, यानी कि आज जो आजकल हम हिंदी बोल रहे हैं उसको बनने में कितना समय लगा है, तो ध्यान रखना है ये आर्य भाषा से लेकर और ये हमारी जो हिंदी बनी है इसमें हमको 3500 वर्ष लगे हैं। कितने वर्ष लगे हैं दोस्तों? 3500 वर्ष लगे, यानी 3500 वर्षों में हमारी वर्तमान हिंदी कंप्लीट हुई है। तो हम देखें, अब हमको क्वेश्चनों को रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्वेश्चन इस प्रकार से देखता है। अब स्टूडेंट क्या सोचता है, जैसे उसने क्वेश्चन दिया हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से, क्वेश्चन सरल लग रहा है और स्टूडेंट इसको करेगा, और जैसे ही वो इसको करेगा 1/3 हो जाएगा। क्यों? वो आंसर करेगा संस्कृत। वो आंसर क्या करेगा? और वो संस्कृत आंसर उसमें 101% देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप क्या करोगे? संस्कृत आंसर करोगे, जबकि इसका सही आंसर संस्कृत है ही नहीं। आपने कई बार दोस्तों ऐसा देखा होगा कि आपको ऐसा लगा होगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, दो ऑप्शन सही लगते हैं, ठीक है, जबकि आपको पता है ऑप्शन एक ही सही होगा उनमें से, जबकि हमको क्या लगता है? 2 ऑप्शन सही हैं। तो ऐसे अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो निकटतम आंसर होता है, जो निकटतम आंसर होता है वही मान्य होता है। अब जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से है, ऑप्शन में मान लीजिए संस्कृत भी है, तो भाई संस्कृत से भी हुई है, संस्कृत के भी शब्द आएंगे हिंदी में। अब सेकंड ऑप्शन में उसने दे रखा है प्राकृत, तो भाई ये तीनों प्राकृतिक तो भाषाएं, प्राकृत के भी शब्द आएंगे। और थर्ड उसने दे रखा है अपभ्रंश, ये भी आंसर सही है, अपभ्रंश के भी सही अब शब्द आएंगे। अब लेकिन आप मेरे को बताइए सबसे सटीक आंसर, यानी निकटतम हिंदी भाषा यहाँ पर बन रही है तो निकटतम आंसर क्या हुआ? यही तो वही सौरसेनी मागधी और अर्धमागधी, और इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है? अपभ्रंश के नाम से। तो यानी पहला आंसर हमारा क्या सही होना चाहिए? निकटतम आंसर क्या आ रहा है? अपभ्रंश। हाँ, यदि ऑप्शन में अपभ्रंश नहीं हो तो मैंने आपको बताया आप क्या कर सकते हैं? प्राकृत आंसर कर सकते हैं। प्राकृत जब ऑप्शन में नहीं होगा तो आप आंसर क्या करेंगे? संस्कृत आंसर करेंगे। नहीं, ऐसा क्वेश्चन दे ही नहीं सकता जब उसने अपभ्रंश और प्राकृत अगर उसको देना ही नहीं है तो उसको अच्छे से पता है कि संस्कृत तो आंसर हर विद्यार्थी ही करेगा, क्योंकि संस्कृत के अधिकतम जो शब्द हैं वो किस में प्रचलित हैं? हिंदी में। भाई मैंने आपको बताया दूसरी भाषा की जब उत्पत्ति होती है
तो कुछ शब्द ही तो चेंज होते हैं, सारे के सारे शब्द चेंज थोड़ी हो जाते हैं भाई। वैदिक संस्कृत से जब लौकिक संस्कृत बनी, ठीक है, तो कुछ शब्दों को ही तो आपने चेंज किया, ये थोड़ी आप सारे के सारे शब्दों को चेंज कर देंगे। लौकिक संस्कृत से जब आपकी प्रथम प्राकृत या पाली भाषा बनी तो भी कुछ शब्दों को चेंज किया गया, बाकी शब्द रह गए। द्वितीय प्राकृत बनी, कुछ शब्द चेंज हुए। अपभ्रंश या तृतीय प्राकृत बनी तो कुछ शब्द चेंज हुए, बाकी सब तो वैसे के वैसे रहते हैं। यानी कि क्वेश्चन, यानी शब्द तो हमारे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के भी आएंगे उसमें। इसलिए सही आंसर क्या माना जाएगा भाई? अपभ्रंश। अगर ऑप्शन में अपभ्रंश नहीं है तो प्राकृत। सेकंड मैंने आपको बता ही दिया, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से नहीं है, तो आपको 3 ऑप्शन में मिलेंगे, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। इनके अलावा चौथा जो भी ऑप्शन में मिले वही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि उससे हिंदी की उत्पत्ति नहीं हुई है। हमको केवल ये याद रखना है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति 3 भाषाओं से होती है, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। हिंदी शब्द के बारे में इस क्वेश्चन को ध्यान रखना दोस्तों, अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन पूछा क्या है, क्यों इसका आंसर, क्योंकि दोनों में आपको ऑप्शन वही मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से है, वहाँ पर मैंने एक ऑप्शन आपको जैसे दिया अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, और एक ऑप्शन दिया था मैंने फारसी। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने ये सोच लिया कि हिंदी शब्द के बारे में पूछ रहा है वो आंसर क्या करेगा, फारसी आंसर कर सकता है। यहाँ पर अगर हिंदी शब्द के बारे में पूछ रहा है, अगर आपने अपभ्रंश आंसर या प्राकृत या संस्कृत आंसर कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा के शब्द है भाई? फारसी भाषा का, जो कि मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है, तो पूर्व सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी जो लिपि है मैंने आपको बता दिया 2 प्रकार की थी, खरोष्टी और ब्राह्मी। ब्राह्मी में कैसे लिखा जाता है सभी को पता है आपको, बाईं से दाईं। किस प्रकार से लिखा जाता है भाई? बाईं से दाईं। और खरोष्टी जो लिपि थी उसमें कैसे लिखा जाता था? दाईं से बाईं ओर। यानी कि जैसे हम जिसमें किस में लिखते हैं, उर्दू वगैरह में जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? दाईं से बाईं ओर लिखते हैं, तो उसकी लिपि कौन सी होती है? खरोष्टी लिपि होती है। दूसरे चैप्टर ये तो थे अपने किसके? हिंदी के सामान्य क्वेश्चन, यानी कि जो आपको सिलेबस में लगा नहीं रखें, लेकिन इनके बारे में वो पूछ सकता है। सिलेबस में लगे हुए हों या नहीं हो, लेकिन इन क्वेश्चनों को कभी भी वो पूछ लेता है। कभी बहुत बार इसको पूछा गया है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति या उद्भव किस भाषा से है, इसको पूछ लिया है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से नहीं है, जबकि उसने सिलेबस में उसने कहीं पर भी ये नहीं लगा रखा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति या उद्भव के विषय में पूछूंगा। लेकिन ये उसने कभी भी ये क्वेश्चन लगाया था लिपि वगैरह के बारे में पूछेगा, कभी भी नहीं लगाया, लेकिन लिपि का क्वेश्चन पूछ लेता है। पटवारी पिछली बार दिया था कि देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से, किससे था? ब्राह्मी लिपि से। अब स्टूडेंटों ने सोचा सामान्य हिंदी, वो सीधा देख लेते हैं। आप देख लेते हो टॉपिक क्या क्या लगा रखा है, वर्ण वर्ण पढ़ना, संधि संधि पढ़नी, समास समास पढ़ने, ठीक है। जबकि ये सारे टॉपिक जो हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? तो देखिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि किसी भी भाषा को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी व्याकरण की आवश्यकता होती है। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो सर्वप्रथम आप ग्रामर सीखेंगे, ठीक है। तो कोई भी भाषा हो, उस भाषा को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। बात करें यदि हम व्याकरण शब्द की, तो ये जो व्याकरण शब्द है इसके ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन बने हैं अब तक, और 2 ही टाइप के बन सकते हैं। या तो क्वेश्चन इसका बनता है उपसर्ग के ऊपर, और या क्वेश्चन होता है प्रत्यय के ऊपर। या तो क्वेश्चन होता है उपसर्ग के ऊपर या क्वेश्चन होता है प्रत्यय के ऊपर। सबसे पहले बात करें यदि व्याकरण, हम ये देखें व्याकरण की व्युत्पत्ति की। व्याकरण जो शब्द है ये बनता कैसे है? व्याकरण जो शब्द है ये बनता कैसे? तो देखिए व्याकरण जो शब्द है इसमें 2 उपसर्ग होते हैं अभी, एक तो वी उपसर्ग होता है और एक आ उपसर्ग होता है। एक क्री नाम की धातु होती है संस्कृत में, और अन नाम का हिंदी में प्रत्यय होता है। वी और आ तो क्या होते हैं आपके? उपसर्ग।
क्री क्या होती है आपकी? धातु। अन क्या होता है आपका? प्रत्यय। मिलकर शब्द क्या बनता है भाई? व्याकरण शब्द बनता है। मिलकर शब्द क्या बनता है? व्याकरण शब्द बनता है। जैसे ही जब मैं आपको संधि टॉपिक पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि हमको कैसे पहचानना है कि यण संधि है कि नहीं। यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि व्याकरण शब्द की विस्तृत स्थिति बता देता हूँ, ये बनता कैसे। हमारे पास स्थिति क्या है दोस्तों? वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन, ये स्थिति है दोस्तों। हमने एक यण संधि का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो यण संधि कहती है कि यदि कहीं पर ई, उ और री के बाद यदि स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर वै और री के स्थान पर रै आदेश कर दिया जाता है। यही बताती है यण संधि कि ई के स्थान पर य लिख दो, उ के स्थान पर वै, री के स्थान पर रै आदेश कर दो। यहाँ पर वी में एक तो वै है और एक क्या है? ई है। और ई के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है स्वर। और ई के बाद में अगर स्वर आएगा तो ई के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा? यह। तो इसके अनुसार ई के स्थान पर यानी वह तो क्या हो जाएगा? आधा। ई के स्थान पर क्या लिख देंगे? यह। प्लस करके इधर हमारा क्या आ रहा है? आ प्लस इधर क्री प्लस इधर अन, ये स्थिति आ रही। ये जो क्री है मैंने आपको बताया, क्री जो धातु है ये किसकी धातु है? संस्कृत की धातु है। यहाँ पर आपसे मैंने आपको बताया या तो क्वेश्चन उपसर्ग के ऊपर पूछेगा या प्रत्यय के ऊपर, क्योंकि ये जो दोनों उपसर्ग हैं तो संस्कृत के उपसर्गों को हिंदी में भी ग्रहण किया गया है, इसलिए उपसर्ग के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रत्यय अनप्रत्यय होता है तो प्रत्यय के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन संस्कृत की जो धातु है उसको हिंदी में धातु के रूप में ग्रहण नहीं किया गया है, तो धातु के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। क्यों? संस्कृत का जो एक क्री है इसमें से री जो है इसको अर हो जाता है, री को क्या हो जाता है? अर आदेश कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है कर। ये क्या बन जाता है? कर। यानी हमारी हिंदी में क्या धातु चलेगी? कर ही तो धातु चलेगी। धातु का मतलब तो समझ रहे हैं ना आप? धातु का मतलब क्या होता है? आपकी जो सामान्य जो क्रिया है, सामान्य क्रिया में से आप ना हटा दो, धातु बच जाएगी। पढ़ना क्रिया है, ना हटा दो, क्या बच गया? पढ़, तो पढ़ धातु है। लिखना क्रिया है, ना हटा दो, क्या बच गया? लिख, तो लिख क्या है? धातु है। हंसना क्रिया है, क्या हटा दो? हंस हटा दो, वो सॉरी ना हटा दो, हंस बच गया, हंस क्या है? धातु है। लूटना क्रिया है, ना हटा दो, लूट क्या होगी? धातु। इसी प्रकार करना क्या होती है? क्रिया, ना हटा दो, क्या बच रहा है? कर ही तो बच रहा है। समझ गए हिंदी में धातु का मतलब? तो ये क्या बन जाता है? कर। इधर स्थिति हमारी क्या है? वह है, यह है, प्लस करके इधर क्या है? आ, प्लस करके इधर क्या है? अन, यही स्थिति है दोस्तों। अब बात करें यदि, तो एक व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि आपको किसी भी शब्द में नॉर्मल, एक बात ध्यान रख लेना, व्यंजन संधि जब पढ़ाऊंगा वैसे तभी नियम बताऊंगा, आप नॉर्मल से एक बात ध्यान रख लेना, यदि किसी शब्द में रै, श और री आ जाए, रै, श, री आ जाए और उसके बाद में यदि कहीं पर न आ जाए तो उस न के स्थान पर न लिख देना। कहीं पर भी किसी शब्द में रै आ रहा हो, श आ रहा हो या री आ रहा हो, इसके बाद में, इनके बाद में यदि कहीं पर भी न आ जाए, न के स्थान पर क्या कर देना? न। हालांकि इसका प्रोसीजर तो और भी है कि रै, श, री, इनके बाद में या तो कोई कै वर्ग का वर्ण आना चाहिए या पै वर्ग का वर्ण आना चाहिए या य, वै, रै, है आना चाहिए या फिर कोई स्वर आना चाहिए। इतना प्रोसीजर है, लेकिन इनमें से आपको कोई ना कोई एक वर्ण तो मिल ही जाएगा भाई। और कुछ भी नहीं मिलेगा तो स्वर तो मिला ही होगा, स्वर तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। रै, श में कोई ना कोई तो स्वर मिल रहा होगा, तो इनमें से तो कोई ना कोई वर्ण मिल जाएगा। तो इसको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सीधा याद रखना। कहीं पर भी अगर आपको ये लगे न या न करना है तो ध्यान रखना, अगर उस शब्द में रै, श और री होंगे तो ही न के स्थान पर न हो सकता है, अन्यथा न के स्थान पर न नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर देखें हम तो शब्द में रै आ रहा है भाई, रै के बाद में आ गया स्वर, उसके बाद में क्या आ गया? न, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा? न कर देंगे इस नियम के अनुसार। इधर क्या है हमारा? ए, इधर क्या बच रहा है भाई हमारा? कर, इधर क्या बच रहा है हमारा? आ, और इधर क्या बच रहा है हमारा? वै और ये स्थिति बच रही है। इनको मिला दो। वै हलंत है, हलंत का मतलब होता है आधा, हलंत का मतलब ही क्या है? आधा। वै हलंत है, आगे कोई स्वर है नहीं तो क्या लिख दिया जाएगा? आधा ही लिख दिया जाएगा।
यह हलंत है, लेकिन आगे क्या आ रहा है, आ रहा है। आ किस में मिल जाएगा, यह में, या पूरा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, या। कै रै हलंत है, लेकिन आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए किस में मिल जाएगा, रै में, ये रै पूरा हो गया। न का न, शब्द क्या बन जाएगा भाई, व्याकरण शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, व्याकरण शब्द बनता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया कि वो जो क्वेश्चन पूछता है, उसने पहला क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए व्याकरण शब्द में उपसर्ग हैं। ए ऑप्शन में दे दिया उसने वी, बी ऑप्शन में उसने दे दिया आ, सी ऑप्शन में दे दिया वी कॉमा आ, और डी ऑप्शन में उसने दे दिया कोई नहीं। तो अब देखा जाए तो 3 आंसर सही हो गए। वो आपसे यही तो पूछ रहा है व्याकरण शब्द में उपसर्ग है, तो व्याकरण शब्द में उपसर्ग वी है भी, आ ये भी आंसर सही है, वी और आ दोनों। तो सही आंसर हमारा कौन सा माना जाएगा, सी आंसर सही माना जाएगा कि वी भी उपसर्ग है और कौन सा उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है। सीधा जैसे मैं आपको उपसर्ग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको उपसर्गों की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि उपसर्गों को कैसे पहचानते हैं। अगर कहीं पर आधा वह आ जाए, आधे वैसे ही अगर शब्द प्रारंभ हो रहा हो और वहाँ पर अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग है, तो आप वी उपसर्ग कर देना। कोई भी ऐसा शब्द आ रहा हो, व्यायाम आ गया, उसने पूछ लिया कौन सा उपसर्ग है, आधा वैसे ही स्टार्ट हो रहा है, वी उपसर्ग कर दो। व्यर्थ शब्द आ गया, आधे वैसे ही तो स्टार्ट हो रहा है, कौन सा कर दो, वी उपसर्ग कर दो। समझ रहे कहने का मतलब। तो वहाँ पर लेकिन एक बार आप चारों के चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है कि भाई वी तो है ही, कहीं ये सीधा सीधा आप, जैसे मैंने आपको बताया था उपसर्ग के बारे में, आपने देखा आधा वह आ रहा है, वी है, सीधा ये आंसर मत कर देना। एक बार ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बाद में ऑप्शन देखते हो तो आपको समझ में आता है इसका सही आंसर तो ये था, जबकि आप और कुछ करके आ जाते। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वी या आ। सेकंड, ये जो टाइप का क्वेश्चन दे रहा है उपसर्ग का, वो क्वेश्चन आपका होगा 2 उपसर्गों से निर्मित शब्द है। क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, 2 उपसर्गों से निर्मित शब्द है, यानी कि वो आपको 4 शब्द देगा। उन 4 शब्दों में से आपको पहचानना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो 2 उपसर्गों से निर्मित है। वहां पर आपको किसी न किसी ऑप्शन में आंसर क्या मिलेगा, व्याकरण लिखा हुआ होगा। किसी न किसी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ होगा, व्याकरण। यानी व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं, वी और आ, 2 उपसर्ग हो गए। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर व्याकरण नहीं मिले तो 101% फिर पर्यावरण लिख रखा होगा। फिर क्या लिख रखा होगा, पर्यावरण। इसमें भी 2 उपसर्ग है दोस्तों, परि प्लस आ, परि प्लस आ, वही स्थिति है, न की तो न की तो, न के स्थान पर न आदेश होगी। तो यानी कि 2 टाइप के क्वेश्चन, उपसर्ग में से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे सीधा पूछेगा व्याकरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग होते हैं, एक तो होता है वी उपसर्ग और एक होता है आ उपसर्ग। सेकंड क्वेश्चन यदि हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन है 2 उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, व्याकरण मिलेगा या तो किसी न किसी ऑप्शन में, या फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा, पर्यावरण लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि व्याकरण शब्द और पर्यावरण में कितने उपसर्ग होते हैं, 2 उपसर्ग होते हैं। तीसरा क्वेश्चन बताया था मैंने दोस्तों आपको प्रत्यय का। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल पूछेगा, व्याकरण शब्द में प्रत्यय है। व्याकरण शब्द में प्रत्यय है। अब देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन में उसने दे दिया न, बी ऑप्शन में उसने दे दिया अण, सी ऑप्शन में उसने दे दिया अन, और डी ऑप्शन में उसने दे दिया ए। 4 ऑप्शन दे दिए उसने आपको, और आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया
व्याकरण शब्द में प्रत्यय है। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत सरल लगता है कि भाई सीधा ही तो पूछा है व्याकरण शब्द में प्रत्यय कौन सा है। अब चाहे किसी भी विद्यार्थी या किसी भी छात्र ने कभी ये क्वेश्चन पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो कि व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है, कौन सा प्रत्यय नहीं होता, लेकिन वो इस क्वेश्चन को 101% सॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि क्या है, क्वेश्चन सरल है, चाहे उसने पढ़ा नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सरल है। फिर सबसे बड़ी बात, उसने यही तो नहीं पढ़ा व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय, उसको सबसे बड़ी बात ये पता है प्रत्यय किसे कहते हैं, कि भाई शब्द के अंत में जो लगा हुआ मिल जाए वो ही क्या है, प्रत्यय। शब्द के अंत में जो लगा हुआ मिल जाए वो ही क्या है, प्रत्यय। उसको ये बात अच्छे से आती है। अब वो इस क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं, इस क्वेश्चन को करेगा। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं सरल क्वेश्चन जिसको आप लास्ट में कर देते हैं नेगेटिव, वो ही आपके असफल होने का कारण होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे जितने क्वेश्चन करे जा रहे हैं उतने देखिए आप, फिर आप पेपर का नेचर देखिए कि वो कठिन है या सरल है। अगर पेपर सरल है तो ही आप आगे बढ़िए, अगर पेपर टफ है कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, जितने आपसे हो रहे हैं उतने ही करिए। ये क्वेश्चन वो हैं जो आप ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर शायद ये हो सकता है, जहाँ पर शायद चिन्ह लग जाता है वहाँ पर असफलता तुरंत आती है। ठीक, अब आप क्या करते हैं, अधिकतर छात्रों को मैंने देखा है कि वो ये देखते हैं कि व्याकरण शब्द में प्रत्यय है, भाई प्रत्यय पूछ रहा है तो उनको पता है अंत में जो होता है वो क्या है, प्रत्यय, और अंत में यहाँ क्या लगा हुआ है, न। अब वो यहाँ से, उनको सही आंसर नहीं पता, अब वो यहाँ से गलत आंसर देखते हैं कि इनमें से गलत आंसर कौन सा है। तो वो देखते हैं अंत में न आ रहा है, तो इसका मतलब अन और ए तो है ही नहीं, इन दोनों को सबसे पहले काट देते हैं। अब दिक्कत आ जाती है न और अण, न और अण, इसमें भी न आ रहा है अंत में, इसमें भी न आ रहा है। अब दोनों में कन्फ्यूजन, अब क्या करेगा भैया आंसर, कि यहाँ पर भी न आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, अण आ रहा है। अब दिक्कत, फिर वो दिमाग और लगाएगा कि यार इतना सरल क्वेश्चन नहीं दे सकता कि आंसर नहीं हो, इतना सरल भी क्वेश्चन नहीं दे सकता कि आंसर क्या हो, न हो। न को भी काट देता है और सही आंसर क्या करके आ जाता है, अण आंसर सही करके आ जाता है, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, फिर वहाँ के जैसे मैंने आपको बताया, आप उससे पूछते हैं कैसा पेपर हुआ, बहुत अच्छा पेपर हुआ है। वो बहुत अच्छा पेपर इस प्रकार से हुआ है। अब इसका अगर सही विश्लेषण किया जाए, ठीक है, तो एक बात बताओ, सही आंसर तो हमारा क्या है इसमें, अनी तो है। वो तो संधि के नियम के अनुसार न के स्थान पर क्या हो गया, न हो गया। भाई संधि के नियम के अनुसार ही तो न के स्थान पर आपने आंसर किया है। अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर व्याकरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो आप आधा व उपसर्ग बता दोगे क्या? भाई उपसर्ग तो वी है, संधि के अनुसार ही तो क्या हुआ है, वो आधा हुआ है वह, और ई के स्थान पर यह किया नहीं, उपसर्ग तो वी है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा प्रत्यय जो है, प्रत्यय तो क्या है, अन है, वो तो संधि के नियम के अनुसार न के स्थान पर क्या कर दिया गया, न कर दिया गया। और आप कहीं पर भी मान लेना दोस्तों, कहीं पर भी अगर आपसे प्रत्यय के बारे में पूछे जाए और अगर अंत में उस शब्द में न आ रहा हो, अंत में उस शब्द में यदि क्या आ रहा हो, न आ रहा हो, तो वहाँ पर 100% अन प्रत्यय ही होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में न नाम का और अण नाम का कोई प्रत्यय ही नहीं है। हमारे हिंदी में ना तो न नाम का कोई प्रत्यय और ना ही अण नाम का कोई प्रत्यय। जब प्रत्यय ही नहीं है तो ये तो प्रत्यय हो ही नहीं सकते। अब प्रत्यय क्या हो सकता है, अन ही हो सकता है। भाई जहां पर न के स्थान पर न नहीं हुआ होगा वहां न का न रह गया होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मैंने आपको नैन शब्द दे दिया, तो ने प्लस अन ही तो होता है, यहाँ पर भी वही अन प्रत्यय, यहाँ पर न में न है और ए है, प्लस करके इधर आ रहा है अन, अयादि संधि के द्वारा ए के स्थान पर अय कर दिया, इधर न का न, इधर अन का अन। अब अगर हम इसको मिलाते हैं तो न में ए मिल जाएगा न पूरा, य में ए मिल जाएगा यह पूरा, और न का न, नैन शब्द बन जाता है। यहाँ हमने न के स्थान पर न नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको एक नियम बताया था यहाँ पर, व्यंजन संधि का नियम, कि शब्द में देख लेना रै श या री आ रहे हों। तो इस शब्द में ना तो कहीं पर रै आ रहा है, ना श आ रहा है, और ना ही री आ रहा है।
तो न के स्थान पर क्या रहेगा, न ही रहेगा। पर्यावरण शब्द देख लीजिए, पर्यावरण में रह आ रहा है, इसलिए न के स्थान पर क्या हो गया, न हो गया। व्याकरण में क्या है, रह आ रहा है, क्या हो गया, अण। विशेषण शब्द लिख दूं मैं आपको, विशेषण, इसमें भी कौन सा प्रत्यय है, अनि प्रत्यय। विउपसर्ग शेष शब्द अन प्रत्यय। यहां पर न को न क्यों हो गया, श आ गया भाई, क्या आ गया, श आ गया। समझ गए कहने का मतलब कि न को न कहाँ होता है कि कहीं पर भी किसी भी शब्द में रे, श और री दे रखे हों तो वहां पर क्या हो जाता है, न के स्थान पर न आदेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने व्याकरण शब्द जो है जिसके ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन होगा उपसर्ग का, या फिर क्वेश्चन किसका होगा, प्रत्यय का क्वेश्चन होगा। उपसर्ग के मैंने बता दिया आपको 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो आपसे सीधा पूछेगा कि व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, या फिर क्वेश्चन क्या होगा कि 2 उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा है, या फिर क्वेश्चन किसका पूछा जाएगा कि व्याकरण शब्द में प्रत्यय कौन सा होता है। तो व्याकरण शब्द में प्रत्यय कौन सा होता है, हमारा अन प्रत्यय होता है, ना कि अण प्रत्यय। धन्यवाद। बुलाता हूँ। लिखने के लिए ऐसे समझ आ चुका था।